ये अब ये सारे कह रहे हैं कि नहीं बस अब वक्त है कि निकलिए घरों से बाहर और पता नहीं ये कर लें वो कर लें। तो ये एपिसोड्स तो हमने माजी में भी देखे हैं क्लास साहब। एक लफ्ज इस्तेमाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि एक चिंगारी होती है जिससे फिर मामला कहीं से कहीं निकल जाती है। यहाँ वो चिंगारी की प्रैक्टिस हुई भी है माजी में, लेकिन उसका कोई डिविडेंट निकला नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन तरामीम के बाद और जिस तरह जो बढ़ता हुआ तासुर है कि हुकूमत ने तो हर चीज़ अपने पास कंट्रोल कर ली है, क्या आपको लगता है कि कोई वुकला तहरीक, कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट निकल सकती है या कोई उसकी गुंजाइश नहीं है? बड़ा आपका एक खूबसूरत सवाल है और इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी। इसको मैं दो तरीकों से मैं इसको देखना चाहूंगा। ये वुकला तहरीक के हवाले से, दूसरा ये हुकूमत की खुशी के हवाले से कि हुकूमत उनको लगता है कि नो वी आर इन फुल कमांड। बस कोई बच तो नहीं गया, जैसे खान साहब ने कभी कहा था ना, कोई बच तो नहीं गया जनरल में फटा ना किया हुए, वो इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, या किसी को जेल में ना डालो। तो सेम इनका भी ये एटीट्यूड है कि कोई बच तो नहीं गया जैशान, कोई ग्रुप, कोई सिविल सोसाइटी, कोई अदलिया, कोई मीडिया, कोई हमारा अपोनेंट जिसको हमने हमने टाइट करके सीधा ना कर दिया विद द बैरल ऑफ द गन। मतलब इस तरह का उनका भी एटीट्यूड है। अब दो चीजें हैं, जनरल जिया साहब का जब असेंबली आई थी 85 में, उससे ज्यादा सख्त तो कोई मार्शल नहीं था ना। भुट्टो साहब को फांसी लगे हुई, कोड़े लग रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों को, जेलों में है। तो तितर बितर को सोच नहीं सकता था कि अगेन पाकिस्तान भी जनरल जिया के बगैर हो सकता है। 1985 की असेंबली को जहन में लाए। उस वक्त ये गैर जमाती असेंबली थी, कोई अपोजिशन नहीं थी, सारे बराबर थे, कोई पार्टी नहीं थी, कोई बड़ा हैवी वेट अंदर मौजूद ही नहीं था। इसके बावजूद जब जनरल जिया ने, उन्होंने ख्वाजा सफदर साहब को कौमी असम्बली का उन्होंने स्पीकर बनाया। अब जनरल जिया के नॉमिनी अंदाजा करें कि ये हमारे स्पीकर होंगे। इसके बावजूद चंद वहां से एमएनए खड़े हुए, अनवर अजीज चौधरी साहब थे कोई, उसके बाद ये उसमें सैफुल्ला साहब थे रहीम यार खान साइड से, और तीन चार डॉक्टर शरफगन वगैरह, मेरा ख्याल ये भी कुछ लोग थे। ये मिल के इन्होंने पोजीशन खड़ी की और अल्टीमेटली इन्होंने उनके जनरल जिया के उम्मीदवार को हरा के फखर इमाम को स्पीकर बनवा लिया। याद है आपको सर? जी जी जी। मतलब कुछ सोच सकता था कि वहां पे जनरल जिया का या जुनेजो साहब का जो स्पीकर है वो हार जाएगा और अपोजिशन के 5-6 अननोन से लोग आएंगे और अपना स्पीकर बनवा लेंगे। ये मिसाल देने का क्या मकसद है मेरा, कि अब्सोल्यूट पावर जितनी होती है उतना आपको वीक कर देती है, स्पेस खाली नहीं रहती। दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस। हर मतलब दिन के अगेंस्ट रात है, मतलब काला है तो नीला है तो पीला, अपोजिट में चीजें चलती हैं। ये कभी हो भी नहीं सकता कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अगेंस्ट अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन होगी, गैप आएगा तो कोई ना कोई उसको फिल करेगा। यही आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ समझते थे कि मैं ऑल पावरफुल हूं, मैं इनको बुलाऊंगा ये इस्तीफा दे देंगे। किसी ने सोचा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब डट जाएंगे और तहरीक चल गई। सो अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब कि हमने जजेस को भी दबा लिया, तरमीम ले, अब मतलब गलिया हो गया सुनिया तो विच मिर्जा यार वर्गे फिरेंगे, तो मेरा ख्याल है दे आर टेरिबली रॉन्ग। ये स्पेस जब क्रिएट होती है, अपोजिशन ऑटोमेटिक इसी बेंच में से निकल सकती है। जनरल जिया साहब जो थे उनको भुट्टो साहब ने लगाया था, बड़े ओबीडियंट थे, देन व्हाट हैपेंड। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जनाब मुशर्रफ को लगाया था, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो अगर आपने जुडिशरी में, अच्छा ऐसे चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी को किसने लगाया था? इफ्तिखार चौधरी साहब को आज तक भी कहते हैं कि उन्होंने चौधरी ने, और उन्होंने साहब की सिफारिश थी मुशर्रफ साहब को, और बाद में वो उनसे शिकायत भी करते। उसी ही उसको मैंने अदालत में देखा हुआ, जब मुने चलाई पे केस आया था पंजाब में, वजीर आला थे वही चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, वो सामने बैठे थे उन्हीं की अदालत में, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की, और झड़पे और उनसे ये झाड़े खा रहे थे। मैं विटनेस हूं जब उनके अगर मुनिस का मसला आया था, जी जी जी। जिसने जाके चीफ जस्टिस लगवाया था मुशर्रफ को सिफारिशें करके, वो वहां पे बैठे झड़के खा रहा था अपने भतीजे के लिए, भांजे के लिए, जिसके लिए इंसाफ लेने आया थी। मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से। अच्छा सेम हैपेंड इन, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब खड़े हो गए तो मुशर्रफ के अगेंस्ट। सो ये कह देना कि हमने लगा दिया है, अपना ही बंदा है, अपना जज, अपना सहाफी, अपना एंकर, अपना कालम निगार और अपना टीवी और अपना मालिक, ये हम सब ही सब है। मेरा ख्याल है नेचर, कुदरत इस तरीके से नहीं चलती। जो आपके अपने लोग हूं, जनरल जिया हूं, जनरल मुशर्रफ हूं, इफ्तिखार चौधरी हूं, दे कैन स्टैंड इन रिवोल्ट एट एनी टाइम। मतलब ये आपसे आप तवक्को रख सकते हैं किसी स्टेज पे, ये जुडिशरी फैसला तो दे सकते हैं, आप उनको फैसलों से तो नहीं रोक सकते ना। आपने जज लगाया है ना, तो फैसला तो कोई भी जज दे सकते किसी वक्त भी। और बकौल मरियम साहबा के उस वक्त जमीर नहीं जागे, हो सकते हैं इनमें से किसी का जमीर, मतलब आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी हो सकता है? हो हमेशा होता है। दैट्स लॉ ऑफ द नेचर। ये आपका मेरा नहीं है, लॉ ऑफ द नेचर। 3-4 मिसालें मैंने आपको दे दी, मैं आपको और भी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। तो एक साइड पे कर लें। बिल्कुल। अब थोड़ा आते हैं अदलिया की साइड पे, चिंगारी जिसकी बात अभी शहजाद कर रहे हैं। चिंगारी आपसे मैं एग्री करता हूँ, 2006-7 में जल जला के फट चुकी है, उसमें बारूद वगैरह नहीं बच गए। और बारूद ना बचाने वाले कौन थे आपको मैं याद दिलवाऊं, यहाँ पे इन्होंने एतजाज अहसन साहब ने तकरीर की थी सेनेट में 2015। वो तकरीर सुनने वाली है, आपको दोस्तों को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि मुझे
ये इफ्तिखार चौधरी ने बड़ा मजूस किया है, मैं बड़ा शदीद मजूस हुआ हूँ, हमें लेट डाउन किया गया। अब ये वो एतजाज साहब हैं जो कहते थे रियासत होगी माँ जैसी, बच्चे मारे गए, बिल्कुल यहाँ पे लोग मारे गए, यहाँ पे लोग जेलों में गए, बहुत धमाके हुए, ब्लास्ट हुए, पिंडी में हुआ था, मुझे सारी इस्लामाबाद की कचहरी में हुआ, लोग मारे गए इफ्तिखार चौधरी साहब के रोमांस में। उसमें से क्या निकला? उसमें से अरसलान चौधरी निकला नंबर 1। और एतजाज साहब ने पता क्या इंकशाफ किया था? उन्होंने फरमाया था, ये जो आजकल ये जा रहे हैं ना बकुला के बड़े सुर्खेल जाके नई कैंपेन शुरू करेंगे, मैं तो उस दिन मैंने फातिहा पढ़ ली थी, मैं ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क में यार। एतजाज साहब कहते हैं कि जनाब के जिन लोगों ने यहाँ पे अदलिया तहरीक को लीड किया था, उन्होंने अरबों रुपए कमाए। ये अल्फाज मैं आपको क्लिप भेजता हूं, मैं अभी, अरबों रुपए कमाए और बड़े बड़े ब्रीफ केस लिए उन जजेस के सामने पेश होते थे जिनको रेस्टोर करवाया, और इन्हीं के हक में फैसले होते थे। हर कोई उन्हीं को वकील करता था कि क्योंकि इन्होंने बहाल करवाया हुआ है, इनकी उन पे फेवर है, और वो बेंच में जो जज बैठे हुए हैं वो इनके ये हक में फैसला करेंगे। कहते मेरे पास आते थे, कराची से आते थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हफीज पीरजादा साहब को, तो उनको एस एम जफर साहब को, उनको हमने वकील किया है, उनके साथ हम आपको करना चाहते हैं, और ब्रीफ केस भर के आते थे, ब्लैंक चेक देते थे। मेरे वकील दोस्त मुझे कहते थे कि यार तू केस ले लेना, तो दरमियान में हमें भी कमीशन कट मिल जाएगा। मुझे तो पहली दफा मिला कि वकील भी एक दूसरे को केस देने की एक कट लेते हैं, कमीशन लेते हैं। एतजाज ने कहा कि मेरे सब साथियों ने जिन्होंने जहां पे बहाल करवाया था, मैं अरबपति नहीं बना, मैं पेश नहीं हुआ, बाकी सब ने पेशियां ली और अरबों रुपए उन्होंने कमाए। अगर आपने जजेस, और आजकल वो मौजूद है सारे, और एतजाज साहब में इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि वो बैठ के उनके नाम बताएं इस कौम पर मुल्क के कौन कौन लोग थे जिनका उनका ख्याल अरबों रुपए लिए, तो वो नाम नहीं लेंगे। वैसे वो सारा हमें भाषण देंगे, कानून पे, आइन पे, रियासत में सारी समझाएंगे, सब कुछ समझाएंगे। आप मुझे बताएं, जिस अदलिया को आपने, आपके लोगों ने खून दे के, लहू दे के, लड़ के, झगड़ के आपको वापस करवाया, लेकर आए, उनके बारे में ये एतजाज साहब कह रहे हैं कि एक के बेटे ने वहां पे जाके, तो फिर इसका मतलब है कि कोई तहरीक शीख तो हमें नजर नहीं आ रही सर, कोई तहरीक शीख तो हमें नजर नहीं आ रही, जो अभी आपने तो हिस्टोरिक फैक्ट्स बताए ना। अगर अब भी आती है और कोई निकलते हैं, पहले तो इनसे हिसाब लेना चाहिए ना कि कौन कौन से वकील थे जिन्होंने अरबों रुपए कमाए। एब्सोल्युटली, बट सर वो तो डकार डुकूर गए ना, वो मेरे आपके कहने से थोड़ी हमें हिसाब देंगे। भाई बात आपने ठीक की है, और ये सब कुछ हुआ है, मैं बहुत से ऐसे, इसके बाद इन पे कौन एतबार करे? नहीं, ये तो बिजनेसमैन है, इट्स ए बिजनेस, अपनी मर्जी का जज ले आओ, अपनी मर्जी का साफी ले आओ, अपनी मर्जी का अफसर ले आओ, मर्जी का अपना, बिल्कुल ठीक है, वटेवर जो भी ले आओ, मुझे कर लो, आपको कर लो, शहजाद को कर लो, अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लो। आप तो बिजनेसमैन है। ये अदलिया कहां से आ गई, जजेस कहां से आ गए, वकील कहां से आ गए? बिल्कुल ठीक है। आपने जाके पैसा बनाना है, जिनको बहाल आपने करवाया है एहतजाज के बगौर, उन्हीं के सामने केसेस करके अरबों रुपए आपने कमाए हैं, तो देन इट्स ए बिजनेस, इट्स ए डैम बिजनेस। एब्सोल्युटली फिर कहां से, ठीक है, अच्छा कहां से जज, फिर कहां से इंसाफ हुआ? ठीक। शहजाद साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सियासी तहरीक, अब आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के साथ हालात बहुत सावर है, मतलब कोई अच्छे हालात नहीं, को 5 आई बिलीव 6 अटेम्प्ट्स कर चुके हैं अफरीदी साहब मिलने की, खान साहब से नहीं हो रही, और बड़ा वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। उन्होंने 8 टू सिविल पार वाला मामला उठाया हुआ है अफरीदी साहब ने। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस जजेस इस्तीफा 2 दे चुके हैं लाहौर हाईकोर्ट, और बहुत से वकला से जिनसे मैं बात की, आपकी भी होती है, कहते यार कोई फर्क नहीं पड़ता, नए जज तैयार हैं, एलिवेशन हो रही हैं, कोई आपको क्यों लगता है कि कोई तहरीक आने वाली है? तो हम तो, हमारे जैसे लोग तो कहते हैं हम तो सर सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है या कुछ भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कोई सियासी मूवमेंट होगी या फिर कोई जुडिशियल मूवमेंट हो सकती है। इस तरह के हालात नहीं नजर आ रहे हैं। हालात अभी लोगों के लिए कठिन है। आपने देखा है कि बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स जिन्होंने एहतजाज किया, उनको सजाएं हुई, उनके पूरे पूरे करियर्स खराब हुए, और पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी रही, पार्टी की लीडरशिप उनके साथ नहीं खड़ी हुई। अभी भी पार्टी के रहनुमा बताते हैं, हम जेल जाते हैं, वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं, उनके पास वकील तक करने के पैसे नहीं होते। तो मेरे ख्याल से इस चीज ने भी लोगों को थका भी दिया है, थोड़ा सा डिस्करेज भी किया है, और हालात काफी इस वक्त सख्त हैं, तो मुझे नहीं लगता वो होगा।